पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। हत्या के आरोपी निकट रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। मुमुक्षु कंचनबाई 9 मार्च को लेगी जैन भागवती दीक्षा। श्री स्थानकवासी जैनवीर संघ ने निकाला वरघोड़ा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने मनाया गुरु पूजा दिवस। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में की साफ सफाई। और अब रोडवेज के परिचालक भी हुए हाईटेक। परिचालकों को मिलेगी एंड्रॉइड ईटीएम मशीन। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिटी थाना पुलिस ने देलवाड़ा रोड पर शुक्रवार को मिले 9 वर्षीय बालक आजाद कंजर के शव मामले का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या का कारण मृतक आजाद के पिता द्वारा आरोपी की पत्नी को ताने देना सामने आया है। हत्यारा आजाद का नजदीक रिश्तेदार है तथा मृतक का नाना लगता है। सिटी थाना अधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने शनिवार सुबह मीडिया कर्मियों के समक्ष हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि शुक्रवार को देलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में लापता बालक आजाद पुत्र दारा सिंह कंजर की लाश मिलने तथा जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना करने व आवश्यक दिशा निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की। हाड़ा ने बताया कि बालक की लाश कब्जे में लेने के दौरान उन्हें मौके से एक जाफरी गुटखे का ताजा रैपर मिला था। उन्होंने रैपर के सहारे जांच को आगे बढ़ाया तथा देलवाड़ा रोड नारायण नगर स्थित कंजर बस्ती के लोगों से जाफरी गुटखा खाने वालों के बारे में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि मृतक आजाद का निकटतम रिश्तेदार रणवीर उर्फ कांचा पुत्र कन्हैयालाल कंजर इसका उपयोग करता है। इसके बाद रणवीर उर्फ कांचा को पूछताछ के लिए थाने लाकर गहनता से पूछताछ की तो उसने हत्या का सारा राज उगल दिया। पूछताछ के दौरान रणवीर ने जो तथ्य बताए तो सामने आया कि मृतक आजाद का पिता दारा सिंह आए दिन उसकी पत्नी को मेरे को लेकर ताने मारता रहता था। इस बात को लेकर उसकी पत्नी उसे इस बात का बदला लेने के लिए कहती रहती थी। रणवीर ने बताया कि वह दारा सिंह से बदला लेने की फिराक में था, लेकिन विगत दिनों दारा सिंह व उसकी पत्नी खाने कमाने के लिए दिल्ली चले गए और उनका इकलौता पुत्र आजाद ब्यावर में ही था। रणवीर ने बताया कि 17 फरवरी को मौका देकर आजाद को बाइक पर बैठाया तथा देलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग की नर्सरी के यहाँ लेकर गया तथा उसके सिर पर पत्थर मारकर बेहोश कर दिया तथा बाद में गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह घर पर आया तथा वहां से लोहे का सरिया लाकर खड्डा खोदकर आजाद के शव को उसमें दफन कर दिया। पुलिस ने रणवीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सिटी पुलिस की ओर से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा 24 घंटे के भीतर करने पर जिला पुलिस कप्तान ने टीम को पुरस्कार व प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने वाली टीम में थाना अधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा, एएसआई बाबूलाल, सुखराम, हेड कांस्टेबल संजय कुमार, सुरेंद्र सिंह, कैलाश चंद, कांस्टेबल भगवान सिंह, रामाकिशन, सुखपाल, अनिल कुमार तथा जितेंद्र सिंह शामिल है। दिनांक 17 को एक गुमशुदगी बालक की दर्ज की गई थी। उस पर मुकदमा हमने दर्ज किया और उस पर अनुसंधान प्रारंभ किया। दिनांक 19 को जो मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे के अंदर 363 धारा में हमने मुकदमा दर्ज किया। एक बालक जो इसका नाम आज़ाद है, जिसकी डेड बॉडी दिनांक 22 को हमें मिली। अज्ञात लाश मिलने के पश्चात हमने वेरीफाई किया था ये वही बालक था जिसके हमने मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी कर रखी थी। डेड बॉडी थी, काफ़ी क्षत विक्षत स्थिति में थी। बालक की उम्र 9 साल थी, नाम उसका आज़ाद था। और उसके पश्चात जब हमने तफ्तीश करना प्रारंभ किया तो वो एक हत्या का प्रकरण जो है वो सामने आया। जघन्य तरीके से उस बालक के सिर में चोटें थी और उसके हाथ पांव जो है वो क्षत विक्षत थे। तफ्तीश के दौरान पता चला कि उसका जो निकट रिश्तेदार है जिसका नाम रणवीर है वो उसके पास ही में रहता था। उस व्यक्ति ने किन्हीं पूर्व की रंजिश की वजह से उसके दारा सिंह, जो मृतक जो बालक आज़ाद है उसका पिता दारा सिंह है, उससे बदला लेने की नीयत से जो बालक आज़ाद है उसकी उसने कत्ल कर दिया और उसको छुपाने की मंशा से सनातन स्कूल के पीछे जो खुला सुनसान एरिया है वहाँ उसने कटा खोद के उसको गाड़ दिया। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने वारदात को स्वीकार किया है
और अनुसंधान जारी है। मुलजिम रणवीर है, वो हमारी हिरासत में है। शहर के शांति समिति सदस्यों ने शनिवार को नवनियुक्त सिटी थाना अधिकारी रमेंद्र सिंह हड़ा का स्वागत किया। सिटी थाने पहुंचे सदस्यों ने हड़ा को ब्यावर में नियुक्ति मिलने पर बधाई देते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर शांति समिति सदस्यों ने शहर की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की। साथ ही शहर के देलवाड़ा रोड पर एक दिन पूर्व घटित आजाद हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के भीतर करने पर भी उन्हें बधाई दी गई। स्वागत करने वालों में गोविंद शर्मा, दिलीप जाजू, तरुण दादीज, महेंद्रदीप बजाज, राजू टाइगर बैटरी, लक्ष्मी नारायण, अभिषेक दादीज, ललिता जालान, राजेश्वरी यादव, सुमित्रा जेतलिया, विमल शास्त्री आदि शामिल थे। सरकार बदलने के साथ विभिन्न योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले सिर्फ योजनाओं का नाम बदला जाता था, लेकिन अब तो भवनों का नाम ही बदल दिया जा रहा है। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्थित अटल सेवा केंद्रों का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब प्रदेश की 9,894 ग्राम पंचायतों और 295 पंचायत समितियों पर सेवा केंद्रों का नाम बदलने में ही 8 साल में करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। वर्ष 2012 में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थापना की थी। तब प्रदेश भर में इन भवनों पर नाम लिखवाने के नाम पर विभाग के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसके बाद वर्ष 2014 में भाजपा सरकार ने इनका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया। इस बार नाम बदलने पर करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आई थी। अब मौजूदा गहलोत सरकार ने इसका फिर से नाम बदलकर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया है। इन केंद्रों का नाम बदलने पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मालूम हो कि 10 वर्ष पूर्व 2012 में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर पंचायत में 20 से 25 लाख रुपए के बजट से आम लोगों की सुविधा के लिए सेवा केंद्रों का निर्माण कराया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसका नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र रखा था, लेकिन 2013 में सरकार बदलने के बाद भाजपा की वसुंधरा सरकार ने 23 दिसंबर 2014 को नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। कोर्ट में नाम बदलने वाले आदेश को चुनौती भी दी गई थी। तब कोर्ट ने भाजपा सरकार के 23 दिसंबर के आदेश को निरस्त कर दिया था। अब गहलोत सरकार ने वापस पूर्व की तरह ही केंद्रों का नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया है। सरकार की घोषणा के अनुसार अटल सेवा केंद्र से राजीव गांधी सेवा केंद्र करने में प्रति ग्राम पंचायत 2,000 और प्रति पंचायत समिति 5,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के परिचालकों को आगामी दिनों में कीपैड वाली ईटीएम मशीन के स्थान पर एंड्रॉइड ईटीएम मशीनें मिलेगी। नई ईटीएम मशीन में कई प्रकार के फीचर भी शामिल है। मशीन के संचालन को लेकर शनिवार से ब्यावर आगार कार्यालय में परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू किया गया। आगामी 10 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को मशीन के संचालन तथा रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। शनिवार को एंड्रॉइड ईटीएम मशीन के ठेका कंपनी के प्रतिनिधि बरकत अली प्रशिक्षण में पहुंचे था परिचालकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड से भी टिकट खरीदा जा सकेगा। आगामी 10 दिनों में ब्यावर आगार के 200 से अधिक परिचालक, बुकिंग क्लर्क, एटीएम मशीन कक्ष के कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी सर, ये एंड्रॉइड ऐप की नई RSRTC ने नई मशीन आई है। इसमें डेबिट कार्ड भी कैश होगा और कैश पे भी होगा। इसमें नए ऐप में पहले कीपैड की मशीनें थी, अब ये नई एंड्रॉइड ऐप में नई मशीनें आई हैं। इसमें RSRTC EMI का ऐप डाउनलोड है। इसमें से प्रिंट करके टच स्क्रीन की नई मशीन है और ये नई बिल्कुल आधुनिकतम नई मशीन है। सांसारिक मोह माया त्याग कर संयम पथ पर अग्रसर होने वाली मुमुक्षु कंचन बहन का शनिवार को शहर में वरघोड़ा निकाला गया। श्री स्थानक वासी जैन वीर संघ की ओर से शनिवार को सुबह धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ वरघोड़े का आयोजन किया गया। गाजे बाजे के साथ ओसवाल पंचायत नोहरे से शुरू हुआ वरघोड़ा भारत माता सर्किल, भेरू जी का खेजड़ा, सुनारायण चौपड़ से होता हुआ पीपलिया बाजार स्थित जैन स्थानक पर संपन्न हुआ। वरघोड़े में शामिल महिलाएं मंगल गीत गाते हुए तो पुरुष जैन धर्म तथा शेरी राजस्थान रूपचंद जी महाराज के साथ साथ मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान शहरवासियों ने मुमुक्षु कंचनबाई का बहुमान किया। वरघोड़े के दौरान पदमचंद बम्ब, राजेंद्र ओस्तवाल, विमल खींचा, दिनेश कटारिया, संपत जैन, ज्ञानचंद विनायकिया, महेंद्र श्रीमाल सहित श्री स्थानक जैन वीर संघ के पदाधिकारी तथा अन्य श्रावक श्राविकाएं शामिल थे। मालूम हो कि मुमुक्षु कंचनबाई आगामी 9 मार्च को निकटवर्ती ग्राम कोटड़ा में स्टम्मन
रमन, सूर्य मरुधर, केसरी, मिश्रीमल जी शेरे राजस्थान, गुरुदेव रूपचंद जी के शिष्या एवं प्रवर्तक गुरुदेव सुकन मुनि जी की आज्ञानुवर्ती महासती इंदु प्रभा जी की निष्ठा में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेगी। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि इस बार 4 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग व श्रवण नक्षत्र का शुभ व श्रेष्ठ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस अवसर पर शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। पंडित खेमराज शर्मा के अनुसार 4 मार्च को सुबह 6:52 से दोपहर 12:30 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। दोपहर 12:10 तक श्रवण नक्षत्र है। इसी प्रकार शाम 4:29 तक त्रयोदशी है। इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ होगी। इस कारण इस बार शिवरात्रि को सोमवार होने के अलावा सर्वार्थ सिद्धि व श्रवण नक्षत्र का भी विशेष योग बन रहा है। इस कारण इस बार 4 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी, जो सभी कार्यों में सफलता, धन संपत्ति, सुख व प्रेम प्रदान करने वाला है। इस दिन श्रद्धालुओं को भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा और उपवास रखना चाहिए। पंडित शर्मा का कहना है कि शिव पुराण के महाशिवरात्रि पर 4 की प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। प्रथम प्रहर 4 मार्च को 6:26 से, दूसरा प्रहर रात 9:33 तक, तीसरा प्रहर रात 12:39 तथा चौथा प्रहर 5 मार्च को अलसुबह 3:44 से प्रारंभ हुआ। चारों प्रहर में रुद्राभिषेक, जप, तप, अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, पंचाक्षर मंत्र की माला का जाप का विशेष लाभ प्राप्त होकर जातकों को मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए 2 दिन पहले पहुंची एसीबी टीम के निर्देशानुसार शिकायतों से संबंधित प्रमाणित पत्रावलियों को 25 फरवरी तक पेश करने के लिए शनिवार को अवकाश में भी संबंधित शाखा प्रभारी परिषद अधिकारी जुटे रहे। मालूम हो कि एसीबी सीआई पारसमल पंवार टीम के साथ 3 दिन पहले ही परिषद पहुंचे थे, जहां उन्होंने अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जाहिद हुसैन को परिषद की नजूल, नियमन, मानचित्र व अन्य शाखाओं से संबंधित शिकायतों से अवगत कराते हुए जांच के लिए दस्तावेज पत्रावलियों की मांग की थी। जब अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर तत्काल मांगी गई पत्रावलियां उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई तो एसीबी टीम ने परिषद प्रशासन को संबंधित दस्तावेज पत्रावलियां 25 फरवरी तक एसीबी कार्यालय में भिजवाने के लिए कहा। इसको ध्यान में रखते हुए शनिवार को अवकाश में भी संबंधित शाखा प्रभारी ने टीम के साथ इन पत्रावलियों को तैयार किया, जिन्हें आयुक्त की गैर मौजूदगी में लेखाधिकारी किशोर सुवासिया ने प्रमाणित किया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से राजकीय अमृत कौर अस्पताल परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन सेवा दल इंचार्ज महेंद्र सायतानी ने बताया कि सदगुरु माता सुवेक्षा जी की कृपा से 65 गुरु पूजा दिवस सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस अवसर पर मुख्य महात्मा बच्चूमल संतवानी के सानिध्य में सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल के वार्डों के बाहर बने शौचालय, पार्किंग स्थल व प्याऊ के आसपास सफाई की गई। 50 सेवादारों द्वारा यह सफाई अभियान सेवा दल प्रार्थना के साथ शुरू किया गया। अभियान में ज्योति, मनीष, अशोक, दीपक, आशा, पूनम, माया, मुकेश, नरेंद्र, रतन, कालू, संजय, वीणा, वंदना, समीर, रेणु, लक्ष्मी, निशा, कविता, मुक्ता आदि ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। बुजुर्ग नागरिक समाज की धरोहर है। इनकी प्रेरणा से ही युवा पीढ़ी सफलता के सोपान तय कर सकती है। समाज के वृद्धजन स्वयं को उपेक्षित महसूस नहीं करे, इसी भावना से श्री वीर तेजा छात्रावास समिति की ओर से एसडी कॉलेज में बुजुर्ग नागरिक सम्मान समारोह व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एसडी कॉलेज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को संबोधित करते हुए समिति अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में अजमेर व राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से किसान वर्ग के योग्य व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि अजमेर तथा राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में जाट समाज के मतदाता बाहुल्यता सहित अतः समाज की उपेक्षा सभी राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकती है। सचिव एडवोकेट रामस्वरूप सेवलिया ने कहा कि जाट समाज आज हर क्षेत्र में अव्वल है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत कबड्डी व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। समारोह में 70 वर्ष से अधिक की आयु पार कर चुके बुजुर्गों का साफा व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा।
समारोह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, राजस्थान जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा तथा समाजसेवी भंवरलाल बूला अतिथियों के रूप में शिरकत करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जयसिंह कुड़ी, भंवरलाल धेतरवाल, ब्रजमोहन चौधरी, प्रभुलाल नुनावाद, अमरचंद आसावरा, रामनिवास कड़ीवाल तथा पूसाराम घसवा आदि उपस्थित थे। नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं में बिना किसी ठोस कारण के विभिन्न प्रकरण लंबित पड़े हैं और आमजन स्थानीय कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाते हैं और मजबूर होकर वे विभाग में राज्य स्तर पर उपस्थित होते हैं। ऐसे लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिषद प्रशासन को ऐसे लंबित प्रकरणों का सर्वे व चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश पर अब परिषद प्रशासन वार शिविर आयोजित कर आमजन से ऐसे लंबित प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया है। परिषद सभापति कमला दगदी और आयुक्त सुरेश चौधरी की ओर से सर्वसाधारण को जानकारी दी गई कि संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर के आदेशानुसार नगर परिषद शहरी क्षेत्र में आमजन के लंबित कार्यों का सर्वे व चिन्हीकरण किया जाना है। इसके लिए वार्डवार कैंप आयोजित कर सर्वे व चिन्हीकरण का काम 26 फरवरी से 25 मार्च तक शिविर आयोजित कर लंबित कार्यों के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन पट्टे जारी करने के लिए अनुमोदित आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी करना, एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भूखंड का नाम हस्तांतरण, लेआउट प्लान के अनुमोदन के प्रकरण, भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण, टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य, खांचा भूमि का आवंटन, कच्ची बस्ती के नियमन के प्रकरण, विभिन्न व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के आवेदन तैयार कराने के प्रकरण, शहरी निकाय के अन्य प्रकरण जो आमजन से संबंधित हो, ऐसे सभी लंबित प्रकरण के परिषद प्रशासन की ओर से परिषद सभागार में शिविर आयोजित कर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कायम है। हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी पर रोक लगाने का कदम उठाया है। इस संदर्भ में शहरवासियों से बातचीत की गई है। आइए देखते हैं शहरवासियों के विचार। पिछले दिनों पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया है हमारे देश के ऊपर, वास्तव में यह बहुत ही निंदनीय है। पूरा देश इसके लिए शौकमग्न है, साथ ही साथ पूरे देश में एक आक्रोश है। और मैं सोचता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आर्थिक दृष्टि से इसको बिल्कुल पंगु करना पड़ेगा, तब जाकर के मोदी जी की जो नीति है पानी बंद करना और आयात शुल्क बढ़ा देना, ये निश्चित रूप से ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के इस परिप्रेक्ष्य में विश्व में यदि इस तरह से किसी देश को पंगु कर दिया जाता है तो वो निश्चित रूप से उसकी एक हार होती है। और यह अपने देश के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। और निश्चित रूप से यानी ये जो कदम है आर्थिक दृष्टि से उसको पंगु करना, ये युद्ध से भी बड़ा खतरनाक होगा। और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं ये निश्चित रूप से इनको संबल मिलना बंद हो जाएगा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा, आर्थिक दृष्टि से उसकी कमर टूट जाएगी और यह इस स्थिति में भी नहीं रहेगा कि यह हमसे मुकाबला कर सके और आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी वर्तमान में इसको आर्थिक और सामाजिक और नैतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए। और ये नीति जो मोदी जी चला रहे हैं ये बढ़िया है और ये राष्ट्र हित में है। विश्व के घटनाक्रम में पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो सबके सामने जग जाहिर है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो अपनी संरक्षण में आतंकवादी व्यक्तियों को तैयार करता है। और भारत में जिस प्रकार की वो काराना हरकत करके भारत में जो अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मैं गुरुशरण गोयल इस बात से सरकार को वाकिफ़ कराना चाहता हूं और देश विदेशों को भी वाकिफ़ कराना चाहता हूं कि वो इस देश के साथ में अपने आर्थिक संबंध ख़त्म करे और इससे देश को इस तरह से मजबूर कर दिया जाए कि वो इस प्रकार की हरकत नहीं करे। पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश पर जो कायराना हमले हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार ने जो आर्थिक प्रतिबंध और पानी रोकना, हमारी जो वस्तुएं हैं निर्यात करने वाले या आयात करने वाले पर 200% टैक्स लगाकर पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ दी है, जिससे कि पाकिस्तान ये समझने लग जाए कि आतंकवादियों को हम फंडिंग नहीं करेंगे, हम भारत की अस्मिता पर या भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम
भारत सरकार से और मांग करते हैं कि पाकिस्तान पर जितने प्रतिबंध लगा सके उतने लगाए, जिससे कि आर्थिक हालत ख़राब हो और वो कटोरा लेकर विश्व में घूमता रहे और आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। पाकिस्तान ने जो हमारी देश के ऊपर जो आतंकवाद का जो हमला किया है, ये एक बहुत ही कायराना हमला है। सरकार इसके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठा रही है वो बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने और मोदी जी ने जो उनका पानी रोका है और उनके खिलाफ जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, वह प्रतिबंध आगामी समय में बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। पाकिस्तान ये समझ लेवे कि इस प्रकार के प्रतिबंध उसको कटोरा लेके पूरे विश्व में घूमने मांगने के लिए के बराबर हो जाएगा। तो जो सरकार ने ये किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। सरकार इस प्रकार के कदम और उठाए। आज देखा होगा कि आज पाकिस्तान में टमाटर 350 रुपये किलो हो गए हैं। उनके लाखों करोड़ों रुपए के जो माल है वो बॉर्डर पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ये सोचे कि हम क्या बारूद खाएंगे, उनके पास मिलेगा क्या खाने का, जब भारत जब उनको देता है तब वे खाता है। तो इस प्रकार से मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि वे इस प्रकार के आर्थिक कदम और उठाए, जिससे कि उसकी आर्थिक रूप से उसकी कमर टूट जाए और आने वाले समय में वे आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर देवे। पाकिस्तान लगातार आतंक फैलाता जा रहा है। कई वर्षों से वो भारत में केवल आतंक को संरक्षण दे रहा है और आतंक फैला रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भारत सरकार जो भी प्रयास कर रही है वो उचित हैं। उनको और अधिक कड़े कदम उठाने चाहिए। उनका पानी बंद कर दिया, उनको आर्थिक रूप से उनको जो रोक लगाई गई है। हम सब हिंदुस्तानियों का यह कर्तव्य है कि हम सब विदेशी जो सामान है, खासकर पाकिस्तान और चीन का सामान है, उसका बहिष्कार करें, ताकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं और हमारे यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको वो न फैलाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं इस सप्ताह की टॉप 10 न्यूज़। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देश के 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए सोमवार को ब्यावर बंद का आह्वान किया गया। बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रही। बिना किसी दबाव के सोमवार को बंद ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। बंद के दौरान शहर के कई सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संगठनों की ओर से शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें नरेंद्र मोदी विचार मंच ने पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 42 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान की कायराना हरकत पर विरोध जताया। इस दौरान पदाधिकारियों ने चांगेट गांधी सर्किल पर मुख्य मार्ग के बीच पक्के रंग से पाकिस्तान का झंडा बनाया और कार्यकर्ताओं व राहगीरों ने पाकिस्तानी झंडे पर चलाकर गुस्से का इजहार किया। इसी प्रकार छावनी रोड स्थित सैयद भोले बाबा दरगाह परिसर में जवानों की शहादत के लिए सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। उधर भगत चौराहा शास्त्री मार्केट में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी शहीदों के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। उधर पुरानी मसूदा रोड नदी की पुलिया स्थित दुकानदारों ने भी आतंकवाद की शव यात्रा निकालते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर एकेएच में सेवारत तथा निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ ने सोमवार को पुलवामा हमले के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के चाकचतार रोड स्थित रामसापीर रमजान नगर विकास समिति के लोगों ने मंगलवार को मूलभूत अधिकारों की रक्षा नहीं होने पर आक्रोश प्रकट करते हुए रेलवे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब से डीडीएफसी के तहत गहलोत कॉलोनी में पुलिया निर्माण का काम चल रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व में क्षेत्रवासियों की ओर से रेलवे तथा जिला स्तर के अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बाद क्षेत्रवासियों ने केंद्र तथा राज्य सरकार के नाम में ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने की मांग की है।
शहर के श्री मेगा हाईवे से लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग की स्थिति वर्तमान में अत्यधिक खराब हो चुकी है। मुख्य मार्ग की सड़क के जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां पर खड्डे ही खड्डे बने हुए हैं। खड्डों के कारण दोपहिया वाहनों के साथ साथ चौपहिया वाहनों तथा रोगियों को लाने ले जाने के काम आने वाले वाहनों के चालकों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मालूम हो कि उक्त मार्ग पर बने एकेएच के प्रवेश द्वार के पास पानी निकासी के लिए बनी नाली के अवरुद्ध होने के कारण सारा पानी शनि महाराज मंदिर के आसपास भर जाता है, जिसके कारण रोगियों व अन्य राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। शनि मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बाबत कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। नगर परिषद में बुधवार को रोशनी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान शहर के 2 चौराहे ब्रह्मानंद चौराहा तथा हेडा हॉस्पिटल चौराहे पर हाई मास्ट लाइट टावर लगाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही जिन चौराहों पर पूर्व में हाई मास्ट लाइटें लगी हुई है, वहां पर आसपास में उगे पेड़ों की छंगाई करवाने का भी प्रस्ताव रखा गया, ताकि रोशनी का फायदा पूरा मिल सके। बैठक के दौरान बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा के विकल्प पर भी चर्चा की गई। साथ ही विद्युत विभाग के सर्वे के अनुसार शहर के जिन 90 खंभों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर शीघ्र ही LED बल्ब लगाने का भी निर्णय लिया गया। शहर के छावनी फाटक बाहर स्थित छावनी पावर हाउस के सामने बुधवार को गीली मिट्टी में पत्थर की गिट्टी से भरा डंपर फंस गया, जिसके कारण काफी देर तक आसपास का यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार वर्तमान में छावनी रोड पर सीवरेज लाइन डालने का कार्य चल रहा है। इस दौरान जगह जगह से सड़कों को खोदा गया है। काम के दौरान पेयजल वितरण की पाइपलाइन टूटने के कारण आसपास में पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसके चलते सड़क की मिट्टी गीली हो गई। बुधवार को राज की तरफ से क्रेशर की गिट्टी से भरा हुआ डंपर वहां से गुजरा तो डंपर का एक पहिया गीली मिट्टी में धंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। तब कहीं जाकर यातायात सुगम हो पाया। लाख कोशिशों तथा प्रयासों के बाद भी राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की ट्रॉली व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। व्यवस्थाओं के अभाव में अभी भी रोगी परिजनों को ट्रॉली चलाकर रोगियों को संबंधित वार्ड या चिकित्सा कक्ष तक पहुंचाया जा रहा है। केस में गंभीर रोगियों को वार्ड या आउटडोर में ले जाने तथा वापस लाने के लिए ट्रॉलियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिकांश समय इन ट्रॉलियों की सेवा रोगियों को नहीं मिल पाती है। हालांकि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने कई बार इसको लेकर कई कारगर कदम उठाए हैं, लेकिन अब तक इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया है। अस्पताल प्रशासन ने विगत दिनों ट्रॉलियों की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। शहर के कॉलेज रोड स्थित लोहार बस्ती के निवासी पानी निकासी की समस्या से परेशान है। पानी निकासी के अभाव में घरों से निकलने वाला पानी बाहर सड़क पर बहने लगता है, जिसके कारण बस्ती में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि गंदा पानी लोगों के घरों में चला जाता है, जिसके कारण उन्हें गंदगी में रहना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय प्रशासन तथा नगर परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों ने शीघ्र ही बस्ती की पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से चलाए जा रहे 2 दिवसीय मेरा परिवार भाजपा का परिवार विशेष अभियान के तहत शुक्रवार शाम को कॉलेज रोड नेहरू नगर स्थित वाल्मीकि बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक देवीशंकर भूतरा के नेतृत्व में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान मेरा परिवार भाजपा का परिवार की तर्ज पर बस्ती के लोगों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि बस्ती भाजपा की बस्ती अभियान शुरू किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बस्ती के प्रत्येक घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भूतरा ने उपस्थित सभी से नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनावों में भाजपा को जिताने के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। अखिल राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति जिला अजमेर ने गुरुवार को 2 घंटे तक धरना देकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर एसडीएम के मार्फत भेजे गए ज्ञापन ने बताया कि राजस्थान भाषा जो आजादी से पूर्व राजस्थान, मालवा, उमरकोट, पाकिस्तान की राजभाषा थी, जिसकी अपनी अलग अलग शास्त्रीय कविता की शैलियां भी है, लेकिन अब तक उक्त भाषा को भारत देश में विधिवत रूप से मान्यता नहीं मिली है और न ही इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ज्ञापन में देशवासियों की आस्था व मान्यता को देखते हुए राजस्थानी भाषा को शीघ्र ही मान्यता देकर 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। शहर के दिलवार रोड पर वन विभाग की ओर से विकसित किए जा रहे नगर वन उद्यान के चारों ओर महज 500 मीटर की 4 दीवारी की गई है। 50 हेक्टेयर में विकसित किए जा रहे वन उद्यान में लगभग 12,000 पौधे लगाए जाएंगे। विभाग वन उद्यान की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 8,000 मीटर 4 दीवारी का निर्माण किया जाना था, परंतु मुख्यालय की ओर से नगर वन उद्यान के चारों ओर महज 500 मीटर 4 दीवारी निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ था, जिसके बाद नगर वन उद्यान के बाहर 4 दीवारी करा दी गई है। गौरतलब है कि शहर में एक ही बगीचा है। वन उद्यान के विकसित किए जाने से शहरवासियों को घूमने के लिए एक और बगीचा मिल जाएगा।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सिटी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। हत्या के आरोपी निकट रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। मुमुक्षु कंचनबाई 9 मार्च को लेगी जैन भागवती दीक्षा। श्री स्थानकवासी जैन वीर संघ ने निकाला वरघोड़ा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने मनाया गुरु पूजा दिवस। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में की साफ सफाई। और अब रोडवेज के परिचालक भी हुए हाईटेक। परिचालकों को मिलेगी एंड्रॉइड एटीएम मशीन।